प्रिय छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष में पर्यावरण भूगोल के भू रसायन चक्र के अंतर्गत हम लोग जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः भू रसायन चक्र में उन सभी तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं जो भूमि को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और जैविक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जैविक क्रियाओं के ऊपर भी उसका प्रभाव का आकलन करता है या प्रभाव की स्थिति का आकलन किया जाता है। इससे पहले अपन ने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था। अब उस नाइट्रोजन चक्र के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र। इसे जल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः जल पृथ्वी या पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण वह रासायनिक द्रव्य अवस्था है जो महत्वपूर्ण या इसके बगैर कोई भी जैविक अथवा आप कह सकते हैं जलवायु क्रिया होना संभव नहीं हो सकता है। मैंने दो शब्द आपके सामने लिए हैं। एक तो है जैविक क्रिया, जिसमें वनस्पति यानी जैविक जितने भी जीव है, चाहे वनस्पति हो या जीव हो, उनका निर्माण और उनका भोजन दोनों के लिए जल उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने की ऑक्सीजन उनके लिए प्राणवायु के नाम से जानी जाती है। उनका पूरा शरीर का अधिकांश हिस्सा जल के द्वारा निर्मित होता है, चाहे वो जीव हो या वनस्पति हो। तो जल की एक इसी प्रकार जल के द्वारा ही संपूर्ण प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं वो इसी के द्वारा ही संचालित होती है। जल यदि नहीं हो तो संपूर्ण पृथ्वी पर किसी प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन नहीं होगा। तो जल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मैंने इसका नाम क्या बताया था कि यह दो गैसों के द्रव्य मिश्रण का ही परिणाम है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर एक द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होती है, जिसे हम लोग जल के नाम से जाना जाता है। जल पृथ्वी के संपूर्ण धरातल पर पाया जाने वाला या पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा द्रव कह सकते हैं। अब द्रव में कहूंगा नहीं, क्योंकि यह ऐसा जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और तीनों की प्रोसेस में वो अलग अलग कार्य अपना वो अलग अलग रूपों में धरातल पर व्याप्त है। ध्यान रखिए, ठोस अवस्था जिसका हम लोग बर्फ के नाम से जानते हैं, द्रव अवस्था जिसे हम लोग जल के नाम से जानते हैं, और आपके गैसीय अवस्था जिसे हम लोग जलवाष्प के नाम से जानते हैं। यह तीनों रूप है। ये तीनों रूप धरातल के ऊपर, धरातल के अंदर और तीनों रूप, ये कहने का तात्पर्य कि जल के जो जल है वो धरातल के अंदर भी पाया जाता है, धरातल के ऊपर भी पाया जाता है, और ऐसी चोटियां जहां पर निर्जन है वहां पर भी बर्फ के रूप में पाया जाता है। तो जल का ये एक प्रकार की न नष्ट होने वाली एक रूप है, जिसका कोई समाप्त, जिस प्रकार से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अन्य गैसें हैं, जब समाप्त नहीं होने वाली है, यथावत चलने वाली है, ठीक उसी प्रकार जल भी उसी प्रकार से चलने वाला एक तत्व है। अब इस जल की स्थिति क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी के स्थल पर जो जल पाया जाता है वो जल का हिस्सा सामान्यतः तीनों रूपों में या तीनों स्थितियों में पाया जाता है। अधिकांश जो जल पाया है वो 97.6% मतलब 97.6% भाग जल है वो
वो आपके समुद्र में पाया जाता है। शेष जल है वो 2.4589% जल है वो स्थलीय भाग पर पाया जाता है। और इसके बाद जो शेष जो जल बचता है यानी कि 0.001% जल है वो आपके वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इस जल का यदि हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो ये जो जल है, ये जो जल स्थल पर अलग अलग रूपों में पाया जाता है। नदियों के माध्यम से, स्वच्छ जल की झीलों के रूप में, नमकीन झीलों के रूप में, मिट्टी के जल के रूप में, जैविक जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में, ग्लेशियर और बर्फ के रूप पर ये अलग अलग स्थिति, अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग लोकेशन और अलग अलग रूप में धरातल पर पाया जाता है। मैंने ये जो जल बताया है कि स्थल पर जल कितने रूप में और किस स्थान पर कितने भाग में कितने, तो नदियों पर जो जल पाया जाता है या नदियों के माध्यम से जो जल पाया जाता है, ये ऐसा जल है जो बहने वाला या आगे से आगे मूवमेंट करने वाला जल है, अपना स्थान परिवर्तित करता है ढाल के माध्यम से। वह ऊंचे भागों से वर्षा के माध्यम से भी हो सकती है, वर्षा के माध्यम से, या बर्फ के गलने से छोटे छोटे नालों के रूप में, विशाल नदी के रूप में ढाल को अनुरूप करते हुए या ढाल को फॉलो करते हुए नदियां, जल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर समुद्र में जाके समाप्त होती है या जल समुद्र में जाके मिलता है। तो वो जल है संपूर्ण जल का 0.001% है। इसके अलावा कुछ ऐसा जल धरातल में जहां पर भी गड्ढे पाए जाते हैं या ऐसे जहां पर पानी रुका हुआ है, वो चाहे समुद्र आपके झीलें हो सकती है, बांध हो सकते हैं, या इस प्रकार से जहां पानी को रोका गया है, वो चाहे प्राकृतिक तटबंध भी हो सकते हैं और मानवकृत तटबंध भी हो सकते हैं। ऐसे जल का जो स्थिति पाई जाती है वो आपके 0.0096% जल है, वो स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग पीने के रूप में काम में लेते हैं। तीसरा प्रकार के जो स्थल पर जल की रूप पाया जाता है वो नमकीन झीलों में पाया जाता है। नमकीन झीलों से तात्पर्य जैसे सांबर है या आपके ये ऐसी झीलें जो समुद्र के आसपास है, जहां पर समुद्र का पानी एंटर करता रहता है, तो या लैगून झीलें हैं। तो इस प्रकार की झीलों में जहां तो ऐसे जल की जो मात्रा पाई जाती है वो 0.0078% पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार एक जल आता है मृदा जल, यानी कि मिट्टी के अंदर नमी पाई जाने वाला, अर्थात जो पौधों के लिए उपयुक्त मात्रा में या पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो पौधों या मिट्टी के अंदर पाया जाने वाली जो नमी है वो नमी जो धरातल की ऊपरी परत पर पाई जाती है, तो उसे हम लोग मिट्टी या मृदा जल के नाम से जानते हैं। ये जो जल है 0.108% है। दूसरा आता है जैविक जल। जैविक जल से तात्पर्य ऐसा जल जो जीवों के अंदर चाहे वो वनस्पति है या जीव का निर्माण है या जीव के रूप में या पाया जाता है, तो उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर है या पशु की बॉडी के अंदर है या जीव वनस्पति है। तीन वनस्पतियों के सर्वाइव होने या उनके रूप में, उनके शरीर में है जो जल की मात्रा पाई जाती है, वो जल कहा जाता है जैविक जल, और इसको मापना संभव नहीं होता है क्योंकि इसकी। तीसरा आता है भूमिगत जल। ऐसा जल जो जमीन में 10 मीटर से लगाकर 100 मीटर पर जमीन के आंतरिक भागों में रिसने के बाद जमीन के अंदर चला जाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आपकी ट्यूबवेल के रूप में काम ले सकते हैं, कुओं के रूप में काम ले सकते हैं। तो ये जो जल है जमीन के अंदर सबसे ज्यादा डीप में पाया जाता है, जिसे कहते हैं भूमिगत जल है। ये भूमिगत जल है, ये मीठा जल भी होता है, कहीं पर खारा भी होता है, डिपेंड करता है किस प्रकार की चट्टानें होती है और चट्टानों के अनुसार इस जल की रूप पाया जाता है। और अंतिम जो स्थिति पाई जाती है वो है ग्लेशियर्स, या जो जैसे आपके
अंटार्कटिका है, आर्कटिक क्षेत्र है, वहां पर पाया जाने वाला जल है, जो पूर्णतः कई हजारों वर्षों से वहीं पर स्थित है और ग्लेशियर के रूप में वहां पर स्थित है। तो ये इसका जो भाग है 1.9250% यह भाग, ये जो जल है, ये जो जल के वो रूप है जो स्थल पर पाए जाते हैं, केवल नमकीन वाटर को छोड़कर, या नमकीन या सैलाइन वाटर को छोड़ दे तो से जल है वो उपयुक्त जल को उपयोग में लेने या मानव के उपयोग में, वनस्पति के जीवों के रूप में यह का पाया जाता है। यहां बात आ रही है जल चक्र की। तो जल चक्र से तात्पर्य कि जो जितना जल हमें मिल रहा है वो जल एक सर्कल बनाता, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होते हुए वापस उसी गंतव्य स्थान पर आ जाता है। अर्थात समुद्रों से जो जल है वो जल एक सूर्य के तापमान से प्राप्त होने एक तापमान, निश्चित तापमान प्राप्त करने के बाद वह वाष्प में कन्वर्ट होता है, और वाष्प में कन्वर्ट होने के बाद वो उस क्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन या एवापोरेशन। इस क्रिया में जल की द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के बाद वायुमंडल में एक सीमा या मतलब अधिकतम ऊपर जाने के बाद, या अधिकतम एक निश्चित सीमा के जाने के बाद वो संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया में वह जल, जो जल समुद्र से वाष्प में गैसीय अवस्था में, मतलब द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ, वही जल जाकर ऊपर जाकर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद पुनः घनित होता है और बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह बादल धीरे धीरे स्थानीय कारकों से, चाहे वह वायुमंडलीय जो भी दशाएं होगी, उन दशाओं को आधार मानते हुए यदि ऊपर चला जाता है, अधिक ऊंचाई पर चला जाता है, तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता पर एक निश्चित सीमा के बाद वह बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और भी यदि ऊपर चला जाता है तो वह ओलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही ओले जब वापिस जमीन पर गिरती है तो वह वर्षा के रूप में भूमि को प्राप्त होती है। इस जल में यदि हम लोग इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का हम लोग आकलन करें तो अधिकांश वाष्प है, या आप कह सकते हैं कि वायुमंडल को प्राप्त होने वाली जो जलवाष्प है उसका लगभग 86% या 86% भाग है वो समुद्रों से प्राप्त होता है, और समुद्रों से वह जलवाष्प हवा के माध्यम से स्थलीय भागों में के रूप में स्थलीय भागों को प्राप्त होती है, और स्थलीय भागों में जाकर वह स्थानीय लोकल दशाओं के अनुसार वह बादल या वहां की कंडीशंस के अनुसार परिवर्तित होती है, वायुदाब के अनुसार, तापमान के अनुसार, और वहां पर पाए जाने वाले जलवाष्प धूल कणों के अनुसार उस जलवाष्प के रूपों में, उसकी घनता में, उसके रूपों में परिवर्तित होता है। और कहीं पर वर्षा, कहीं पर ओले के रूप में, और कहीं पर हिम वर्षा के रूप में यह विभिन्न भागों में पुनः द्रव अवस्था में या आपके सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये 86% भाग का में अधिकांश हिस्सा समुद्र में ही, अधिकांश हिस्सा मतलब लगभग अधिकांश हिस्सा समुद्र में ही समाप्त हो जाता है, परंतु जो रिमेनिंग शेष भाग है वो जाके यहां पर स्थलीय भागों पर समाप्त होता है। जैसे यहां पर मैंने बताया 86% भाग है वो जलवाष्प का जो प्राप्त होती है वो समुद्रों से प्राप्त होती है, और इसका लगभग 77 से 77% भाग है इस जलवाष्प का वो यही समुद्र पर समाप्त हो जाती है। जो शेष बचती है, इस शेष में आपके जो 14% वाष्पोत्सर्जन के होता है, जमीन से प्राप्त होता है, और उसका 23% यहां पर होता है। तो यदि हम लोग स्थल और जल में एवापोरेशन या वर्षा और वाष्प में या गैसीय अवस्था या आपकी द्रव अवस्था में का आकलन करें तो अधिकांश समुद्र का अधिकांश हिस्सा, या आप ये कह सकते हैं समुद्री भागों में जलवाष्प का निर्माण अधिक होता है, और परंतु वर्षा की स्थिति कम पाई जाती है, जबकि स्थलीय भागों में जलवाष्प कम बनती है, जबकि बारिश यहां पर अधिक होती है।
तो ये जो जल है वो इस प्रकार से पाया जाता है। अब इस जल का वायुमंडल में जाने के बाद विभिन्न रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस विभिन्न रूपों में जैसे एक शीतलन की क्रिया है, संघनन की क्रिया है, पिघलने की क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन। शीतलन से तात्पर्य ठंडा होना, यानी कि गैसीय अवस्था का सीधे ही गैसीय अवस्था का आपके ठोस अवस्था में या द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, द्रव से द्रव के ठोस अवस्था में। संघनन से तात्पर्य आपके द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। पिघलने से तात्पर्य मेल्टिंग, यानी इसको बर्फ का पिघलना होता है। वाष्पोत्सर्जन में द्रव का गैस अवस्था। तो ये जो रूप है इस प्रकार से, तो ये आपकी बारिश हुई, बारिश से बादल बने, बादल से फिर वापिस हुई, और बारिश का इस वर्षा का जो मैंने बताया था अधिकांश हिस्सा है वो यहीं पर शेष जो रिमेनिंग हिस्सा है वो नदियों के रूप में, बर्फ के रूप में, चोटियों के रूप में, बर्फ में चोटियों के रूप में, और जो स्थलीय भाग या ढाल है जहां पर खड्डे हैं या गहरे भाग है वहां पर आपके झीलों के रूप में, और जो भाग जहां पर पानी सीपेज होकर नीचे जाएगा वो भूमिगत जल के रूप में, और समुद्र के किनारे लैगिन झीलों के रूप में, और यहां से बहता हुआ जल सीधे ही समुद्र में आ जाता है। तो ये नदियों के रूप में हमें यहां पर प्राप्त। अब इस जल का उपयोग कौन कौन करेंगे? उपयोग करेंगे जीव जंतु कर सकते हैं, वनस्पति करती है, भूमिगत भूमि पर भूमि के अंदर वो रिसके चला जाता है, और साथ ही वह इसकी ऊपरी परत जहां पर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, और कुछ भाग वायुमंडल में यह सर्कल वायुमंडल के ऊपर प्राप्त होता है। अब इस जल में यह जल ऐसा है नहीं कि समुद्र में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्थल पर भी होती है, कि जमीन पर भी होती रहती है, और परंतु यहां जो दर है वो कम है, यहां दर है वो अधिक है। यहां पर दर है जो वो वर्षा होने की दर है वो ज्यादा है, परंतु यहां पर वर्षा होने की दर वाष्पोत्सर्जन से यहां पर कम है। तो ये जो एक प्रकार का चक्र है, यही चक्र कहलाएगा आपका जल चक्र कहलाएगा, या वाष्पोत्सर्जन क्रिया, या आपके हाइड्रोलॉजिकल चक्र या जल चक्र के नाम से जाना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जल का जिस रूप में आरंभ होते हैं पुनः उसी रूप में जाके समाप्त हो जाती है। अर्थात कौन कौन से रूप हो गए? बर्फ, द्रव्य और गैसीय अवस्था, यानी कि जो समुद्र से जल गया वाष्प के रूप में, बादल बने, बादलों से संघनन बने, संघनन के विभिन्न रूप बने, चाहे ओला हो, संयम वर्षा हो, आपके बर्फ का गिरना हो, या वर्षा होना हो, या गैसीय अवस्था। तो ये संघनन के विभिन्न रूपों में वायुमंडल में गया, वायुमंडल के बाद पुनः नीचे आया, धरातल पर आया, धरातल के बाद धरातल पर स्थित जो भी भाग है वो उसको अलग अलग रूपों में, ये पर्वतीय भागों पर हाइट अधिक होने का बर्फ के रूप में रहा, और गड्ढों में यह आपके झीलों के रूप में रहा, कुछ भाग सीपेज होकर जमीन के चला तो भूमिगत जल के रूप में रहा। इसकी ऊपरी परत है जिसमें जो ऊपरी परत जो गीली हुई है जिसका, तो वो गीली हुई ह्यूमस या जैविक आपके मृदा जल के रूप में, और कुछ भाग है वो लेगुन झीलों के रूप में, और शेष भाग होता है वापिस समुद्र होता है। ये पूरा का पूरा चक्र कहलाएगा आपके जल चक्र का। यहीं पर यह समाप्त होती है क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए